होपफुली आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दो। अब चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हमें एक काकुशी का मेंबर दिखाया जाता है जो कि तांजीरो और उसके दोस्तों को देखकर उनकी तरफ भाग पड़ता है ताकि वो उनकी मदद कर पाए। और फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें मास्टर कागुया को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होते हैं, पर वो ये बोलते होते हैं कि काफी टाइम बाद एक अपर रैंक डीमन को हराया गया है। और मुझे जहाँ तक लगता है हमारी किस्मत हमारा बहुत अच्छा साथ दे रही है और जल्दी हम मुजान का भी नामो निशान मिटा देंगे और उसे इसी जनरेशन में खत्म कर देंगे। और फिर हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें अकाजा को दिखाया जाता है और फिर हमें एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि एक बोतल में बंद रहता है और वो अकाजा का वेलकम करता है और वो कहता है कि अकाजा तुम आ गए। और अकाजा को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता उस टाइम कि एक अपर रैंक डीमन मारा गया। और फिर जो कैरेक्टर बोतल में बंद रहता है वो अकाजा को हाय बोलता है और उसे कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम एक गुड हेल्थ में हो। और फिर उसके बाद हमें वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है क्योंकि वो एक अपर 5 होता है और उसका नाम ग्योको होता है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक वुमेन रहती है जिससे अकाजा पूछता है कि लॉर्ड मुजान अभी तक आए नहीं क्या, और वो उसे कहती है कि नहीं वो अभी तक यहाँ नहीं आए। उसके बाद अकाजा पूछता है कि अपर 1 कहाँ पे है, कहीं वो भी तो नहीं मारा गया। और फिर उसके बाद हमें एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि पीछे से आता है अकाजा के कान में फुसफुसाने और उससे कहता है कि रुको एक सेकंड, क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा लॉर्ड अकाजा। फिर उसके बाद हमें वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वो अपर 2 होता है और उसका नाम डोमा होता है। फिर उसके बाद डोमा ग्योको से कहता है कि हम तो काफी टाइम बाद मिल रहे हैं और ये सब चीजें काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। और वो ये भी कहता है कि तुम्हें मेरे प्लेस पे आना चाहिए कभी अगर तुम्हें टाइम मिले तो। और फिर हम देखते हैं कि डोमा अकाजा की तरफ देखना शुरू कर देता है और वो उसके कंधे पे हाथ रख लेता है और अकाजा को ये चीजें कुछ खास पसंद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो उससे कहता है कि मेरे ऊपर से हाथ हटा लो। फिर उसके बाद अकाजा डोमा पे अटैक कर देता है और डोमा के मुंह से खून भी आना शुरू हो जाता है। फिर डोमा का जख्म दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो वुमेन होती है वो सबको बताती है कि जो अपर 1 है वो सारी चीजें सुन रहा है। फिर उसके बाद फाइनली अपर 1 डीमन जो होता है वो रिवील किया जाता है जिसका नाम होता है कोकुशिबो। और फिर वो बोलता है कि लॉर्ड मुजान यहाँ पे आ चुके हैं और फिर हमें वहाँ पे मुजान को दिखाया जाता है और मुजान बोलता है कि ग्योतारो अब हमारे साथ नहीं रहा, इसीलिए अपर रैंक डीमंस अब इनकम्प्लीट हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि डोमा उससे अपोलोजाइज करना शुरू हो जाता है और उसे कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं ही ग्योतारो को लेकर आया था अपने साथ और मैं जानता हूँ ये काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, पर इसके बदले मैं आपको अपनी आई बॉल दे सकता हूँ। जिसपे मुजान काफी ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है कि मुझे तुम्हारे आई बॉल्स की कोई जरूरत नहीं है, इसको अपने पास ही रखो। और वो कहता है कि मैं जानता था ग्योतारो हार जाएगा और वैसे भी अब मुझे तुम लोगों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रही क्योंकि तुम लोग मेरा कोई काम नहीं करते और तुम लोगों ने अभी तक उबुयाशी की फैमिली को भी नहीं हराया। और वैसे भी ब्लू स्पाइडर लिली का क्या हुआ, तुम लोगों ने अभी तक भी उसको नहीं ढूंढा। और ये सारी चीजें देखकर मैं अपने आप को यही क्वेश्चन करता हूँ कि तुम सब एग्जिस्ट ही क्यों करते हो। फिर वहाँ पे जितने भी सारे डीमंस होते हैं वो सारे नीचे झुक जाते हैं और माफी मांगना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पे डोमा उसे बोलता है कि सर्च करना और इन्वेस्टिगेट करना ये सब मेरा काम नहीं है। और वहाँ पे जो दूसरा डीमन होता है वो भी कहता है कि हाँ ये सब मेरे बस का नहीं है, पर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसकी मदद से आप थोड़ा सा अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और फिर अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि उस डीमन का सर मुजान के हाथों में होता है और वो डीमन उसे बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि आपके हाथों में मेरा सर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मुजान बोलता है कि 113 साल में ये पहली बार हुआ है कि एक अपर रैंक डीमन मारा गया और मेरी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम लोग जो इन्फॉर्मेशन मुझे ला के देते हो तुम लोगों ने उसे कभी भी कंफर्म नहीं किया। और फिर वो कहता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले उसे कंफर्म किया करो और ये वाली भी जाके कंफर्म करो और फिर आके मुझे बताना। और फिर अगले मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि मुजान वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ पे जितने भी डीमंस होते हैं वो अपने आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। और फिर डोमा ग्योको के पास जाता है और उससे पूछता है कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो तुम लॉर्ड मुजान को देने वाले थे। और डोमा ग्योको का सर पकड़ लेता है और उससे पूछना शुरू हो जाता है। और फिर अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि अकाजा डोमा का सर काट देता है और उससे पूछता है कि क्या लॉर्ड मुजान ने तुम्हें कोई ऑर्डर दिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अपर 1 वहाँ पे आ जाता है और वो अकाजा को पूछता है कि अब तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। पर डोमा उसे बोलता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ये सारी चीजें एंजॉय कर रहा था। फिर वो अपर 1 बोलता है कि तुम ये सब मत करो और वैसे भी क्या तुम्हें समझ आ रहा है मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जो भी चीजें करते हो वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। पर डोमा उसे डिफेंड करना शुरू हो जाता है और वो उससे बोलता है कि ये जो भी हो रहा है उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। और
फिर हमें वहाँ पे अपर वन का फेस रिवील करवा दिया जाता है और फिर हम देखते हैं वहाँ पे डोमा बोलना शुरू करता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अकाजा से, और वैसे भी अगर वो उससे ऊपर जाना चाहता है तो उसे हरा के जा सकता है और तुम्हें उस पर इतना हार्श होने की जरूरत नहीं है। और अकाजा को ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वहाँ पे जो अपर वन होता है वो अकाजा से कहता है कि तुम जानते हो मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, जिसपे अकाजा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उस पे अपर वन बोलता है कि ऐसा क्या, तो फिर ऐसा करके दिखाना, और फिर वो वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें दो लोग दिखाए जाते हैं, वो बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक का फेस बिल्कुल तांजीरो जैसा होता है और काफी लोग समझ रहे होंगे कि वो तांजीरो है, पर नहीं गाइस वो तांजीरो नहीं है। और फिर वो वहाँ पे बोलता है कि मुझे माफ करना, आप हमारे गेस्ट हो, फिर भी हमें आपको ऐसे बेबी सिट करवाना पड़ रहा है, पर आपके बगैर हमारी कोई चीज नहीं हो पाती। तो गाइस बेसिकली हमें यहाँ पे तांजीरो के एंसेस्टर्स दिखाए जा रहे हैं। और फिर योरिची वहाँ पे बोलता है कि वो किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जितने भी लोग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे वो किसी को भी नहीं बचा पाया। और वो कहता है कि मैं जो भी करना चाहता था उसमें हर चीज में मैं फेल हो गया, मैं एक फेलियर हूँ जो कि हर चीज मुझे वर्थलेस बना देती है। और वहाँ पे जो तांजीरो के एंसेस्टर होते हैं वो उन्हें कहते होते हैं कि आप ऐसे मत बोलिए। और फिर हम देखते हैं कि तांजीरो अपने ड्रीम से उठ जाता है और तांजीरो की आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं और वहाँ पे कनाओ भी आ जाती है और उसे बताती है कि तुम 2 महीने से कोमा में थे। और फिर हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है गोटो, जो कि तांजीरो और उसके बाकी सब दोस्तों की जान बचाता है और वो तांजीरो के कोमा से बाहर आने का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जब गोटो रूम में आता है और वो देखता है कि तांजीरो बात कर रहा है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कन्नाओ पे चिल्लाने लगता है कि अगर वो कोमा से बाहर आ गया तो तुम्हें आके मुझे बताना चाहिए था। और तभी गोटो इतना ज्यादा एक्साइटेड होकर सबको बुलाना शुरू कर देता है और सबको बताता होता है कि जल्दी आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि तांजीरो कोमा से बाहर आ चुका है। तभी सभी लोग वहाँ पे तांजीरो से मिलने आ जाते हैं और हमें तांजीरो की बॉडी काफी ज्यादा वीक दिखाई गई उस टाइम। और फिर तांजीरो अपने बाकी सब दोस्तों के बारे में पूछने लगता है। जब वो जेनित्सु का पूछता है तो सब उसे बताते हैं कि वो एक मिशन पे चला गया है। फिर उसके बाद हाशिरा का भी बताते हैं कि उसकी हेल्थ भी अब काफी ठीक हो चुकी है। और फिर तांजीरो बोलता है कि क्या मुझे चीजें दिख रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर दीवार पे कोई है। और हम देखते हैं कि सब लोग ऊपर इनोस्के को देखना शुरू कर देते हैं और इनोस्के तांजीरो के बेड पे जंप कर देता है और उससे बोलता है कि देखो तुम वीक हो, मैं तुमसे पहले उठ गया। और हम देखते हैं कि वहाँ पे इनोस्के सबसे लड़ना शुरू कर देता है। तभी कन्नाओ चिल्लाती है और उससे कहती है कि क्या तुम चुप रह सकते हो, क्योंकि तांजीरो सो रहा है। और हम देखते हैं कि उसी टाइम तांजीरो सोया होता है। तो सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि ये कोमा में चला गया, पर वो कोमा में नहीं गया होता, वो बस नॉर्मली सोया होता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत वीक होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफी वक्त बीत गया है और तांजीरो भी काफी रिकवर्ड हो चुका है और जेनित्सु, इनोस्के ये सब लोग मिशन पे चले जाते हैं। सिर्फ तांजीरो ही होता है जो सिर्फ घर पे बैठा होता है। और फिर हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि तांजीरो सबके साथ काफी अच्छा वक्त गुजार रहा होता है। और फिर तांजीरो वहाँ पे पूछता है कि आखिर मुझे मेरी तलवार कब मिलेगी। और वहाँ पे जो लड़कियां होती हैं वो तांजीरो को कुछ लेटर्स देती हैं, जिस लेटर्स में लिखा होता है कि वो जो तलवार बनाने वाले होते हैं वो तांजीरो को लिखते हैं कि हम तुम्हें कभी भी तलवार नहीं देने वाले, क्योंकि कभी भी तुम हमारी तलवार की इज्जत ही नहीं करते, तुम हमेशा उसे तोड़ देते हो, इसीलिए अब हम तुम्हें नई तलवार नहीं देंगे। फिर वहाँ पे जो लड़कियां होती हैं वो तांजीरो से बोलती हैं कि अगर तुम्हें अपनी स्वॉर्ड चाहिए तो क्यों ना तुम विलेज ही चले जाओ, जो कि है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज। और फिर तांजीरो हाँ बोल देता है और वो कहता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा उस विलेज में। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि डीमन स्लेयर्स कोर्ट में से एक मेंबर आता है जो कि तांजीरो को इन सब चीजों में हेल्प करने वाला होता है। और फिर वो मेंबर तांजीरो को अपने कान बंद करने के लिए और अपनी आंखें ढकने के लिए कुछ चीजें देता है और तांजीरो से बोलता है कि तुम ये सब मुझे क्यों दे रहे हो। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज ही बहुत ज्यादा हिडन है, इसीलिए तुम उसका रास्ता नहीं देख सकते और तुम्हें ऐसे ही जाना पड़ेगा अपनी आंखें बंद करके और कान भी बंद करके। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि काफी दिन बीत जाते हैं और तांजीरो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पहुंच जाता है। और फिर तांजीरो अपनी आंखों पे से वो पट्टी उतार देता है। वो जो वहाँ पे लेडी रहती है वो उससे कहती है कि अब तुम आगे जाके जो स्वॉर्ड बनाते हैं तुम उनसे जाके मिल सकते हो। और फिर तांजीरो उसे थैंक्स बोलता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। फिर हमें मित्सुरी दिखाई जाती है जो कि नहा रही होती है और वो बोलती है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई आया है। और फिर उसके बाद उसका सीन कट कर देते हैं और उसके बाद हमें तांजीरो दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड के लिए बात करने आया होता है कुछ लोगों से। और तांजीरो उन्हें बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड टूट चुकी है, इसीलिए मुझे नई स्वॉर्ड चाहिए। और वहाँ पे जो होते हैं वो कहते हैं कि जो बंदा स्वॉर्ड बनाता है जिसका नाम हगानेजुका है वो अभी यहाँ पे नहीं है, पर जब वो आएगा उसे तुम्हारी स्वॉर्ड बनाने के लिए कह दिया जाएगा। उसके बाद तांजीरो उन्हें कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से वो स्वॉर्ड टूट गई। और वो जो वहाँ पे लोग होते हैं वो उससे कहते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं है,
एक्चुअली वो स्वॉर्ड ही फॉल्टी थी जो कि तुम्हें बना के दे दी गई थी, पर इस पर वो तुम्हें अच्छी स्वॉर्ड बना के देगा। उसके बाद वो तांजीरो को कहते हैं कि हमें लग रहा है कि तुम्हारे वुंड्स अभी तक हील नहीं हुए, तो क्यों ना तुम हमारे हॉट स्प्रिंग में जाके एक दफा नहा लो, उससे तुम्हारे वुंड्स ठीक हो जाएंगे। और फिर तांजीरो को एक बंदा गाइड करता है हॉट स्प्रिंग के रास्ते तक, और तांजीरो वहां जाते जाते सारे नजारे देखता है जहाँ पे स्वॉर्ड बनाई जाती है, और उससे ये सब देखकर मजा भी आ रहा होता है। और फिर फाइनली तांजीरो वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसने नहाना होता है, और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि मित्सुरी भागी भागी तांजीरो की तरफ आ रही होती है, और तांजीरो काफी ज्यादा ब्लश करना शुरू हो जाता है। और जब वो तांजीरो के पास आती है, तांजीरो उसकी चेस्ट को ढक देता है और वो नीचे बैठ जाती है, और फिर वो तांजीरो से बोलना शुरू कर देती है कि मैं इग्नोर हो गई हूँ। फिर तांजीरो कहता है कि आखिर तुम्हें किसने इग्नोर कर दिया, और वो नॉन स्टॉप बोली जाती है। फिर तांजीरो कहता है अच्छा रुको, मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ तुम्हें किसने इग्नोर किया। फिर तांजीरो को वहाँ पे गेन्या मिलता है, और तांजीरो उससे बोलता है कि हम काफी देर बाद मिल रहे हैं, तुम विंड हाशिरा के रिलेटिव हो ना। और फिर वहाँ पे तांजीरो की काफी धुलाई होती है। फिर उसके बाद खाना खाने का वक्त आता है जहाँ पे मित्सुरी, तांजीरो और नेजुको होते हैं, और वहाँ पे तांजीरो उसे मित्सुरी को बताता है कि जिस बंदे ने उसे इग्नोर किया था वो गेन्या था। फिर हमें काफी ज्यादा क्यूट सीन देखने को मिलते हैं नेजुको के और मित्सुरी के, क्योंकि वो दोनों साथ में खेल रही होती हैं। फिर उसके बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं तांजीरो और मित्सुरी कि हमें गेन्या के लिए खाना लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें दिख भी नहीं रहा और वो अभी तक यहाँ आया भी नहीं। फिर वो उसके लिए खाना लेकर जाते होते हैं, और चलते चलते तांजीरो और मित्सुरी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे तांजीरो से ये क्वेश्चन पूछता है कि तुमने डीमन स्लेयर कॉर्प क्यों ज्वाइन किया, जहाँ पे मित्सुरी बोलती है कि उसे एक जेंटलमैन चाहिए जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हो, इसीलिए उसने डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन किया। और ये सब सुनकर तांजीरो को काफी ज्यादा अजीब लगता है, और वो सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा अजीब है। तभी वहाँ पे कॉर्प का एक मेंबर आता है जो कि मित्सुरी को बोलता है कि हम वर्कशॉप में कुछ चेंजेस करने लगे हैं, अगर तुमने आना है तो आ जाओ। फिर उसके बाद मित्सुरी दोबारा से तांजीरो से बात करना शुरू हो जाती है, जिसपे वो उससे कहती है कि अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुम्हारे लड़ने का तरीका भी काफी ज्यादा सही हो गया है, और तुमने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है जो कि कोई 9-10 साल में ट्रेनिंग करके एक्सपीरियंस गेन करेगा। और वो उसे ये भी कहती है कि अब तुम्हारी रूट्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। और फिर तांजीरो से कहता है कि हाँ एक दिन अब मैं मुजान को भी हरा दूंगा। तो मित्सुरी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, और वो तांजीरो के पास आती है और उसके कान में कहती है कि इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है जिससे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और तुम उसे खुद भी ढूंढ सकते हो। और तांजीरो ये सब सुन के काफी ज्यादा शर्माना शुरू हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अगला दिन शुरू हो जाता है और तांजीरो अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहा होता है, और खाने पीने के बाद वो फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। और हम देखते हैं कि जब वो फॉरेस्ट में जा रहा होता है तो तब वहाँ पे हमें एक और हाशिरा दिखाया जाता है, और तांजीरो से पहचान जाता है कि वो मिस्ट हाशिरा है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बच्चा होता है जो कि उस हाशिरा को बोल रहा होता है कि चाहे तुम जो मर्जी कर लो मैं तुम्हें वो चाबी नहीं दूंगा। और हम देख सकते हैं कि मिस्ट हाशिरा को एक्सप्रेशन नहीं दे रहा होता, पर उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पर उसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो की एक और इंसान पे नजर जाती है, और वो कह रहा होता है कि उसने इसको कहीं देखा होता है। और गाइस हमें वहाँ पे एक आदमी भी दिखाया जाता है जो कि एक रोबोट सा होता है, और तांजीरो सोच रहा होता है कि उससे इनके आपसी मामले में नहीं आना चाहिए। पर उसी टाइम मिस्ट हाशिरा को गुस्सा आता है और वो उस बच्चे के थप्पड़ लगा देता है, जो कि तांजीरो से देखा नहीं जाता, और वो बीच में कूद पड़ता है। और वो उस हाशिरा से बोलता है कि वो उस बच्चे को छोड़ दे, पर तांजीरो से उसका हाथ तक भी हिलाया नहीं जाता। तब वो हाशिरा तांजीरो के पेट में अपने एल्बो से अटैक करता है और तांजीरो नीचे गिर पड़ता है। और वो हाशिरा उससे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, पता नहीं तुम्हें डीमन स्लेयर में दाखिला कैसे मिल गया। तभी वो हाशिरा इस चीज को सेंस करता है कि शायद तांजीरो के बक्से में कोई डीमन है, पर शायद वो भूल चुका होता है कि वो तांजीरो को पहले मिल चुका था। तभी वो हाशिरा तांजीरो के बक्से की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है, पर तांजीरो उसे रोक देता है और वो उस बच्चे को भी छुड़ा लेता है। तब वो बच्चा तांजीरो से भी बोलना शुरू कर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी चाबी किसी को नहीं देगा, क्योंकि ये टूट जाएगा। तभी वो हाशिरा उस बच्चे की भी इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि अगर ये टूट गया तो दोबारा से नया बना लेना। और वो कहता है कि तुम्हारी बहस के चक्कर में इस वक्त कितने ज्यादा लोग मारे गए होंगे और मेरा कितना ज्यादा वक्त वेस्ट हो गया। तुम जानते हो कि एक हाशिरा का वक्त उसके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और तुम लोग सिर्फ हथियार बना सकते हो, उससे किसी की जान नहीं बचा सकते। इसीलिए अब बकवास बंद करो, अपने औकात में रहो और मुझे चाबी दो। जिसपे तांजीरो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके उस पे चिल्लाता है और उससे कहता है कि तुम उसकी इंसल्ट कैसे कर सकते हो, एक स्वॉर्ड्समिथ भी होना काफी ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये लोग हमें तलवार बना के नहीं देंगे तो हम लड़ेंगे कैसे। जिसपे वो हाशिरा उसकी बात को टोकते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी बोरिंग स्पीच सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो उसकी गर्दन पे चोप मारता है और उसे बेहोश कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे छुप के होतारो भी ये सब देख रहा होता है, और जब तांजीरो बेहोश हो जाता है वो उनके पास चला जाता है। पर जैसे ही तांजीरो
होश में आने लगता है होतारो वहाँ से भाग जाता है और तांजीरो उठ के ये पूछता है कि क्या होतारो यहाँ पे आए थे। और जो बच्चा तांजीरो के साथ होता है जिसका नाम कोतेत्सु है वो उससे झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं वो यहाँ पर नहीं आए थे। और मिस हाशिरा तब वहाँ से चाबी लेके चला जाता है। पर तब तांजीरो उस बच्चे से पूछता है कि उसके साथ जो चीज खड़ी थी वो क्या थी, जिसपे कोतेत्सु बताता है कि वो एक मैकेनिकल डॉल है जिसको चलाने के लिए एक चाबी चाहिए होती है। और उस डॉल के अंदर 108 तरह के मूव्स डाले गए हैं जो कि आराम से किसी भी आम इंसान को हरा सकता है। और इन डॉल्स को हाशिरा की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। वो तांजीरो को उस डॉल का नाम भी बताता है जिसका नाम योरिची टाइप 0 होता है। और तभी उन्हें तलवार चलाने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो जाके देखते हैं कि वो हाशिरा ने उस डॉल के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी होती है। तभी तांजीरो कोतेत्सु से पूछता है कि इस डॉल के 6 बाजू क्यों हैं। तो ये डॉल जो होती है वो इस बच्चे के पूर्वजों ने बनाई होती है, वो भी एक असली योद्धा तलवारबाज पर जिसका नाम योरिची होता है। और योरिची के मूव्स की बराबरी करने के लिए उन्हें इस डॉल को 6 बाजू देने पड़ते हैं। और तांजीरो को ये बात पता होती है कि उसने इस बंदे को कहीं देखा हुआ है, इसीलिए वो उस बच्चे से पूछता है कि ये तलवारबाज कौन था और वो कहाँ पर है। तो कोतेत्सु उसे बोलता है कि उसे भी इतनी ज्यादा चीजें नहीं पता और वो कहता है कि ये बात तो 300 साल पहले की है। ये सुनकर तांजीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि 300 साल के बाद भी ये डॉल अभी तक नहीं टूटी, जिसपे कोतेत्सु उसे बताता है कि उस टाइम की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी और अगर इस डॉल को कुछ हो गया या फिर अगर ये टूट गई तो इसको दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो उस हाशिरा को चाबी नहीं दे रहा था। और तांजीरो उस हाशिरा को लड़ते हुए देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है उससे और वो ये भी कहता है कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उस हाशिरा के क्रो की होती है और वो उन्हें कहती है कि आखिर वो टैलेंटेड हो क्यों ना, वो एक सन ब्रीथिंग विल्डर का डिसेंडेंट है। और गाइस सन ब्रीथिंग फॉर्म को सबसे पहला ब्रीथिंग फॉर्म माना जाता है, जिसपे तांजीरो कहता है कि ये तो सन ब्रीथिंग को यूज नहीं कर रहा, जिसपे उसका क्रो उसकी गाल काट लेता है उसके मास्टर की इंसल्ट करने की वजह से। तब तांजीरो को याद आता है कि उसने योरिची को अपने ड्रीम में देखा था और वो क्रो से बोलता है कि क्या तुम पागल हो, तुम एक 300 साल पुराने योद्धा को अपने ड्रीम में कैसे देख सकते हो, जिसपे तांजीरो कहता है कि हाँ शायद मैं सच में पागल हो गया हूँ। और कोतेत्सु से बोलता है कि ऐसा नहीं है और वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि तुमने अपने ड्रीम में अपने एंसेस्टर्स की मेमोरीज को देखा हो। इस विलेज में ऐसा होता रहता है कि हमें हमारे एंसेस्टर्स की जीन्स के साथ उनकी मेमोरीज भी मिलती हैं। तो ये चीज सुनकर तांजीरो को जरा थोड़ी राहत मिलती है और तभी उन्हें एक अटैक की आवाज आती है और वो देखते हैं कि उस हाशिरा ने उस डॉल पे अटैक करके उसको डैमेज कर दिया है। तो कोतेत्सु रोते हुए वहाँ से भाग जाता है पर तांजीरो अपनी स्मेल पावर की वजह से उसे ढूंढ लेता है और वो देखता है कि वो पेड़ पे चढ़ा होता है। तो तांजीरो उसे समझाना शुरू हो जाता है कि उसे उस डॉल पे गिव अप नहीं करना चाहिए, उससे वो हर चीज करने की ट्राई करनी चाहिए जो कि वो फ्यूचर में करना चाहता है। पर कोतेत्सु उसकी बात नहीं मान रहा होता, इसीलिए तांजीरो भी पेड़ पे चढ़ जाता है उसे समझाने के लिए और उसे कहता है कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अभी ना मिले पर तुम्हारे बच्चे या पोते इस काम को कर दिखाएंगे। तब तांजीरो उसे बताता है कि वो मुजान को मारना चाहता है और अपनी बहन को बचाना चाहता है जो कि एक डीमन बन चुकी है। और वो कहता है कि शायद ये दोनों चीजें करने से पहले मैं मर जाऊं, पर ऐसा हो सकता है कि आगे फ्यूचर में कोई इस काम को कर दिखाए। और तांजीरो की ये बातें सुन कोतेत्सु रोना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि अगर मेरी डॉल टूट भी गई तो मैं खुद अपने आप को संभाल लूंगा। और फिर वो उस डॉल की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें मिस्ट हाशिरा मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और उसने अच्छे से ट्रेन किया। और वो हाशिरा बोलता है कि लड़ाई के दौरान उसकी तलवार टूट गई थी, इसीलिए उसने उस डॉल की तलवार ले ली। और कोतेत्सु ये चीज देखता है कि उसने तलवार के साथ उसका हाथ भी उखाड़ लिया था। तो कोतेत्सु रोते हुए अपनी डॉल की तरफ भागना शुरू हो जाता है उसे देखने के लिए और तब वो हाशिरा अपनी पुरानी तलवार तांजीरो के ऊपर फेंक देता है ताकि वो उसे कचरे में डाल दे। और तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों उस डॉल को देखते हैं जो कि अब टूट चुकी होती है। पर तांजीरो से कहता है कि हमें ट्राई करना चाहिए कि क्या ये डॉल अब चलेगी या नहीं। तांजीरो की बात मानते हुए कोतेत्सु उसके अंदर चाबी लगाता है और वो देखता है कि वो डॉल दोबारा से चल पड़ती है। अब कोतेत्सु चाहता था कि तांजीरो इस डॉल के साथ ट्रेनिंग करे और उस हाशिरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। फिर तांजीरो उस डॉल के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उसे 5 हाथों के साथ लड़ने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है, पर वो सेफ्टी के लिए उस डॉल के हाथों में से तलवारें निकाल कर लकड़ियां लगा देते हैं। तब कोतेत्सु तांजीरो को बोलता है कि जब वो उस हाशिरा से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो उसे कौन सी गाली देनी है, पर तांजीरो उसे ये सब बोलने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो की उस डॉल के हाथों काफी ज्यादा धुलाई हो रही होती है, पर कोतेत्सु उसे मोटिवेट करने के लिए उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है। वो तांजीरो
उससे ये भी कहता है कि जब तक वो हाशिरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता वो उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देगा। ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं और तांजीरो की मरने वाली हालत हो जाती है, पर फिर भी कोतेत्सु उस पे रहम नहीं खा रहा होता क्योंकि वो सिर्फ 10 साल के और उसे नहीं पता कि एक इंसान की बॉडी कितना सहन कर सकती है। पर तभी वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है और तभी तांजीरो को थोड़ा पानी पीने को मिल जाता है। तब जब वो दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करने लगता है तो तांजीरो को ऐसा इल्यूजन आता है कि वो मर चुका है और उसकी आत्मा कहीं आफ्टर लाइफ वाली जगह पे चलेगी और वो एक पुल पार कर रहा है, पर उसकी आत्मा पानी में बेहोश होके गिर जाती है और नदी में कुछ हाथ तांजीरो को पकड़ लेते हैं और उसे नदी के नीचे एक चमकती हुई चीज भी दिखाई देती है। तभी तांजीरो को होश आ जाता है और वो तब स्मेल कर पाता है डोल के हर एक अटैक को। लाइक उसे पता चल जाता है कि अब डोल का कौन सा हाथ कौन सा अटैक करेगा, जिसको तांजीरो डॉज कर लेता है और वो पहली बार डोल को अटैक करने में कामयाब हो जाता है। पर तब भी उस डोल को एक छोटी सी खरोच भी नहीं आती, पर कोतेत्सु तांजीरो को खाना देने के लिए मान जाता है और तांजीरो से चिल्लाकर खाने का ऑर्डर देता है। खाना खाने के बाद तांजीरो के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है और वो अब डोल को काफी ज्यादा अच्छे से मुकाबला दे पा रहा था। एक मोमेंट पे जब तांजीरो अपनी पूरी पावर के साथ डोल पे हमला करने वाला होता है तब तांजीरो सोचता है कि अगर ये डोल टूट गई तो कोतेत्सु को बुरा लगेगा, पर वो पीछे से चिल्लाता है कि कोई बात नहीं, पूरी पावर के साथ अटैक करो, अगर ये डोल टूट भी गई तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसे फिक्स कर लूंगा। तभी तांजीरो पूरी पावर के साथ उस डोल के सिर पे अटैक करता है जिसकी वजह से तांजीरो की तलवार टूट जाती है और उसके बम पे भी काफी ज्यादा चोट लगती है। पर वो तब देखते हैं कि डोल का सर काफी डैमेज हो चुका है और उसका सर टूट के नीचे गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर एक पुरानी तलवार होती है। तो कोतेत्सु बोलता है कि शायद ये 300 साल पुरानी तलवार है। कोतेत्सु तांजीरो को बोलता है कि वो उस तलवार को ले ले, पर तांजीरो मना कर देता है, पर फिर भी कोतेत्सु उसे मनाता है और तांजीरो मान जाता है और जब वो उस तलवार को निकाल के देखता है तो उसे जंग लगा होता है। फिर कोतेत्सु तांजीरो की उम्मीदों को बढ़ाने के लिए माफी मांगता है। फिर उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है काफी अच्छी बॉडी वाला जिसने हागे नेजुका का मास्क लगाया होता है और तांजीरो उससे पूछता है कि क्या तुम हागे नेजुका हो, और वो उसके बाद तांजीरो से उसकी तलवार खींचना शुरू कर देता है। पर तभी वहाँ पे एक और तलवार बनाने वाला आ जाता है और ये वो तलवार बनाने वाला होता है जिसने इनोसुके की तलवार बनाई थी और ये उन दोनों को हागे नेजुका से बचा लेता है और फिर वो बताता है कि ये हागे नेजुका काफी दिनों से पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो तुम्हारे लिए एक मजबूत तलवार बना सके, और वो कहता है कि हागे नेजुका तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता करता है, इसीलिए तुम उसको ये वाली स्वॉर्ड दे दो ताकि वो इसको ठीक करके तुम्हें वापस दे दे और तुम डीमन से और ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ पाओगे। उसके बाद तांजीरो वो स्वॉर्ड हागे नेजुका को दे देता है और तब तक के लिए हागे नेजुका तांजीरो को एक दूसरी स्वॉर्ड दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो खाना खाते हुए गेन्या को ये सब बातें बता रहा होता है, पर गेन्या तांजीरो से कहता है कि उसे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है और तुम मेरे से ऐसे बात मत करो जैसे कि तुम मुझे जानते हो। तुम्हें याद नहीं है कि वो तुम ही थे जिसने फाइनल सिलेक्शन में मेरा हाथ तोड़ दिया था, जिसपे तांजीरो बोलता है कि तुमने एक लड़की को मारा था, मैंने इसलिए ये किया था। उसके बाद तांजीरो गेन्या के दांतों को देखकर कहता है कि तुम्हारा तो एक दांत टूट गया था ना, जिसपे गेन्या बोलता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, पर तांजीरो अपनी पॉकेट में से उसे एक दांत निकाल के देता है जिसपे गेन्या को गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या तुम पागल हो, और फिर वो तांजीरो को वहाँ से लात मार के निकाल देता है। अगले सीन में तांजीरो नेजुको की चोटी बनाते हुए ये सोच रहा होता है कि शायद गेन्या को भूख लगी थी इसीलिए वो गुस्सा कर रहा था। फिर वो कहता है कि वो कल गेन्या को खाने के लिए भी इनवाइट करेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कानामोरी नहाकर आता है और उसे रास्ते में एक सुंदर सा बर्तन दिखता है और जब वो उस बर्तन के पास जाता है उस बर्तन में से ग्योको निकलकर उसे खा जाता है। फिर ग्योको बोलता है कि इसका स्वाद बहुत ज्यादा ही गंदा था, पर उससे अब फर्क नहीं पड़ता, जब वो सारे विलेज के लोगों को मार देंगे तो तब डीमन स्लेयर्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। वहाँ पे ग्योको के साथ एक और अपर रैंक डीमन होता है हान तेंगू और वो बोलता है कि हमने ग्योको की इंफॉर्मेशन की मदद से ये विलेज को ढूंढ ही लिया है। फिर वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस विलेज के लोगों को मार डालना होगा क्योंकि जो लोग लॉर्ड मुजान को तंग करेंगे हम उन्हें मार देंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गेन्या अपने तलवार बनाने वाले के घर में जाता है और उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता। वो वहाँ से एक तलवार उठा के बोलता है कि बड़े भाई मुझे ये करना ही होगा। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो सो रहा होता है पर मिस हाशिरा उसके पास आके तांजीरो को उठा देता है। वहाँ पे मिस हाशिरा तांजीरो से कानामोरी के बारे में पूछता है और वो ये भी बताता है कि अब से कानामोरी मेरे लिए तलवार भी बनाया करेगा। तांजीरो बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि वो हागे नेजुका के साथ हो तो हम जाके क्या उसे साथ में ढूंढ सकते हैं। मिस हाशिरा तांजीरो से पूछता है कि तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचते हो,
क्या तुम्हारे पास खुद के बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं है? जिसपे तांजीरो बोलता है कि अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। मिस हाशिरा को तांजीरो की बातें काफी ज्यादा पसंद आ रही होती हैं और वो जब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हान तेंगू आ जाता है। हान तेंगू को देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। हान तेंगू ने अपनी प्रेजेंस को काफी अच्छे तरीके से छुपाया होता है। तांजीरो सोचता है कि मुझे इस डीमन की स्मेल क्यों नहीं आई। तभी वो हाशिरा मिस्ट ब्रीथिंग का 4th फॉर्म यूज करता है, पर हान तेंगू उससे बच जाता है। फिर म्यूचिरो सोचता है कि ये डीमन काफी ज्यादा तेज है। हान तेंगू उनसे बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी तांजीरो ये बात सोचता है कि इसने कितने लोगों की जान ली है और मुझे इस पे अटैक करना चाहिए। तभी तांजीरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके उस डीमन को नीचे गिरा देता है। तांजीरो ये बात सोच रहा होता है कि आखिर ये डीमन हम पे अटैक क्यों नहीं कर रहा, ये तो एक अपर रैंक डीमन है। तभी नेजुको भी हान तेंगू को एक जोरदार लात मारती है। उसके बाद वो मिस्ट हाशिरा उस डीमन का सर काट देता है, पर तांजीरो को ये बात याद रहती है कि अपर रैंक डीमंस का सर काटने से वो नहीं मरते, इसीलिए वो मिस्ट हाशिरा को थोड़ी वार्निंग दे देता है। फिर हम देखते हैं कि हान तेंगू के सर वाले हिस्से में से एक और दूसरा डीमन बन जाता है और बॉडी वाले हिस्से में से भी। इनमें से एक डीमन का नाम काराकू होता है और वो अपने पंखे से हवा करता है, जिसकी वजह से मिस्ट हाशिरा काफी दूर चला जाता है, पर नेजुको तांजीरो को दूर जाने से बचा लेती है। काराकू अपने दूसरे क्लोन से कहता है कि देखो मैंने मिस्ट हाशिरा को कितनी दूर फेंक दिया, मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। और वो दूसरा क्लोन बोलता है कि मुझे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और काराकू बोलता है कि फिर तो अच्छा हुआ कि हम अलग हो गए। तांजीरो ये सब बातें सुन रहा होता है और वो जैसे उन दोनों पे अटैक करने वाला होता है, वो दूसरा क्लोन तांजीरो पे अटैक पहले कर देता है, जिसकी वजह से तांजीरो और नेजुको को दोनों को बिजली के झटके लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि गेन्या भी ये सब होते हुए देख रहा होता है और वो उन दोनों डीमंस पे अपनी गन से शूट करता है और वो गोली जाके दोनों डीमंस पे लग जाती है। और उनमें से जो दूसरा क्लोन होता है उसका सिर कट जाता है और काराकू का सर नहीं कटता, उसका सर लटक जाता है। काराकू कहता है कि मुझे तुम लोगों के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तभी वहाँ पे गेन्या आता है और उसका सर भी काट देता है। तब तांजीरो गेन्या पे चिल्लाता है और उससे कहता है कि उसका सर मत काटो, तुम जितनी बार उसका सर काटोगे उतने ही नए डीमंस बनते रहेंगे और वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इन डीमंस का सर काटने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इनको मारने के लिए इनकी कमजोरी का पता करना पड़ेगा। तभी काराकू की बॉडी का एक हिस्सा एक और डीमन में बदल जाता है और वो डीमन एक बर्ड जैसा दिखता है। तभी वो तांजीरो को अपने पंजों से पकड़ता है और आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। तब वो बोलता है कि हम काफी टाइम बाद अलग हुए हैं, अब अच्छा लग रहा है। तांजीरो सोचता है कि हर एक डीमन के अंदर एक अलग पावर है। तब वो देखता है कि गेन्या एक और डीमन से लड़ रहा होता है और वो डीमन अपनी तलवार को गेन्या के आर पार कर देता है। तांजीरो उसको देखने के बाद नेजुको को कहता है कि वो जाके गेन्या की हेल्प करे। तभी वो बर्ड वाला डीमन तांजीरो से कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम दूसरों के बारे में सोचो। इसके बाद वो बर्ड वाला डीमन एक स्क्रीम करता है, जिसकी वजह से तांजीरो के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। तांजीरो से बचने के लिए उसका पंजा काट देता है और इसी वजह से उसकी पकड़ हट जाती है और फिर तांजीरो नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो उठने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा सुन पड़ जाती है, पर तब तांजीरो गाँव के लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तभी वो बर्ड वाला डीमन तांजीरो के पास आता है और फिर से सोनिक स्क्रीम का इस्तेमाल करने वाला होता है और तब हमें दिखाया जाता है कि मिस्ट हाशिरा विलेज की तरफ भाग रहा होता है और वो सोचता है कि अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचा तो काफी ज्यादा विलेज के लोग मारे जाएंगे। जब मिस्ट हाशिरा भाग रहा होता है उसे रास्ते में कोतेत्सु दिखता है जो कि एक फिश डीमन से लड़ रहा होता है। तब वो हाशिरा सोचता है कि ये इस डीमन की रियल बॉडी नहीं लग रही, इसलिए इतनी नुकसानदायक नहीं होगी। और वो भागते भागते ये भी सोच रहा होता है कि उसे गाँव के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को और स्पोर्ट्समैन को बचा लेना चाहिए पहले, क्योंकि यही उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पर तभी उसे तांजीरो की एक बात याद आती है, जिसमें तांजीरो बोलता है कि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तभी वो देखता है कि वो फिश डीमन कोतेत्सु को खाने वाला होता है। तभी मिस्ट हाशिरा उस डीमन का हाथ काट देता है और कोतेत्सु बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे बचा ही लिया। और वो हाशिरा बोलता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, तुम मेरी लड़ाई के बीच में आ रहे हो। और मिस्ट हाशिरा उस डीमन को काट देता है, पर वो डीमन दोबारा से रीजेनरेट हो जाता है। फिर वो मिस्ट हाशिरा सोचता है कि ये दोबारा से रीजेनरेट हो सकता है और वो सोचता है कि इसका वीक पॉइंट इसके सिर के ऊपर है। फिर हम देखते हैं कि मिस्ट हाशिरा जंप करता है और उस डीमन के सिर पे वार करता है और तब वो डीमन मर जाता है। फिर मिस्ट हाशिरा सोचता है कि इसको उस वास से ताकत मिल रही थी, इसका मतलब है ये किसी किस्म की ब्लड डीमन आर्ट है। फिर हम देखते हैं कि मिस्ट हाशिरा को कोतेत्सु गले लगाता है और रोना शुरू हो जाता है और कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि मैं मारा
जाऊंगा, पर तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे बचा लिया। और मिस हाशिरा कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना होगा, तुम्हारा जो दिल है तुम अब कर सकते हो। गोतेत्सु उसे रोकते हुए बोलता है और कहता है कि कानामोरी पे भी अटैक हुआ है और होतारू एक पुरानी स्वॉर्ड को दोबारा से रिपेयर करने में लगा हुआ है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन दोनों की भी हेल्प करे। तब मिस हाशिरा को कुछ पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मास्टर उससे कहते होते हैं कि तुम अभी जिंदा रहने पे फोकस करो, तुम्हारी यादें वापस आ जाएंगी। और वो कहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, तुम्हारे दिमाग की धुंध अपने आप ही हट जाएगी। तब मिस हाशिरा कोतेत्सु को पकड़ के भागना शुरू कर देता है और सोचता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर मैं ये करूंगा तो मैं पूरी विलेज को नहीं बचा पाऊंगा। पर वो कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं डीमन स्लेयर्स कॉर्प का मेंबर हूँ और मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो डीमन तांजीरो पे अटैक करने लगता है, तांजीरो उसका गला काट देता है और फिर सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, वो दोबारा से रीजेनरेट हो जाएगा। और फिर वो दोनों डीमन तांजीरो पे अटैक कर देते हैं और तांजीरो सोचता है कि अब ये अटैक पहले से कम पावरफुल है, तो जब भी ये दोनों अलग होते हैं इनकी अटैक्स की पावर कम हो जाती है। और तांजीरो ये भी बात नोट करता है कि उसके टंग में अलग अलग इमोशंस लिखे होते हैं जो कि ह्यूमन इमोशंस हैं, जो कि एंगर, जॉय, प्लेजर और सोरो हैं। और तांजीरो उन डीमन पे अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एक और डीमन आके तांजीरो पे अटैक करने वाला होता है। तांजीरो उस अटैक को डोज करता है और सोचता है कि मुझे इनमें से एक को तो अब हराना ही पड़ेगा। और वो ये भी सोचता है कि उसे गेन्या और नेजुको के पास जल्द से जल्द जाना होगा। और वो एक और बात सोचता है कि उसने जितने भी पुराने डीमंस को तलवार मारी थी वो सारे अब गायब हो चुके हैं, तो ये और दोबारा रीजेनरेट नहीं हो सकते। पर उरोगी आके तांजीरो पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से तांजीरो को चोट आ जाती है। और वो तांजीरो से बोलता है कि तुम्हें मेरे पंजे कैसे लगे, इनकी स्ट्रेंथ से तो मैं किसी डायमंड को भी काट सकता हूँ। और वो अपने पंजों से तांजीरो को बहुत ज्यादा जख्मी करना शुरू हो जाता है और एक मोमेंट पे तो तांजीरो उस पे अटैक करने में कामयाब हो जाता है। और वो डीमन जैसे ही तांजीरो पे अटैक करने वाला होता है, तांजीरो फिर से उसका मुंह काट देता है और वो डीमन दोबारा से रीजेनरेट हो गए उसके दूसरे हमले से बच जाता है। और वो तांजीरो को बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और उस पे अटैक कर देता है। और तांजीरो चोट खाते हुए ये बोलता है कि मुझे गेन्या और नेजुको के पास जल्द से जल्द जाना होगा, पर कैसे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि नेजुको एक डीमन के साथ लड़ रही होती है और वो डीमन जिस नेजुको के साथ खेल रहा होता है, और दूसरे वाला डीमन उससे बोलता है कि जल्द से जल्द इस लड़की को मार दो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। और वो दूसरा डीमन उससे कहता है कि मेरे मामले में ना टांग अड़ाओ, क्योंकि ये लड़की सिर्फ मेरी है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। और वहाँ पे एक और डीमन होता है जो कि कहता है कि मुझे इस लड़की को मारने दो, पर गेन्या उसे देखकर कहता है कि तुम मेरे ओपोनेंट हो और फिर उसका सर उड़ा देता है। और वो डीमन अपने वेपन को उसके चेस्ट में से बाहर निकालता है और दोबारा से अपने आप को रीजेनरेट कर लेता है और बोलता है कि ये लड़का अब क्यों नहीं मर रहा इतनी जल्दी, और वैसे भी ये इसीलिए बच गया था क्योंकि इसने मेरे वेपन को अभी तक रोका हुआ था। पर इतना खून बहने के बाद भी गेन्या जिंदा होता है और वो अमीदा सूत्रा पढ़ना शुरू कर देता है। वहाँ पे जो एंगर वाला डीमन होता है उससे बोलता है कि जल्द से जल्द इसे मार दो, और वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। और वो जैसे ही गेन्या पे अटैक करता है, गेन्या उसे डॉज कर लेता है और वो उस डीमन के पीछे चला जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा सर तब तक काटता रहूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और वहाँ पे एक डीमन गेन्या पे लाइटनिंग वाला हमला कर देता है और गेन्या सोचता है कि इसकी लाइटनिंग को डॉज करना नामुमकिन है, पर गेन्या फिर भी उस पे अपनी बंदूक से हमला करता है। और वहाँ पे एक डीमन खड़ा सोचता होता है कि ये इसकी लाइटनिंग से मरा कैसे नहीं। तब अजेत्सु गेन्या पे हमला करता है और काराकू सोचता है कि ये लड़का तो खेलने में बहुत मजेदार लग रहा है, और फिर वो अपनी टांग को नेजुको के हाथ पार कर देता है और कहता है कि मैं जैसे इस लड़की के हाथ पांव अलग कर दूंगा, सेकिडो तुम इस पे हमला कर देना ताकि ये बिल्कुल भी हिल ना पाए। और जैसे ही वो नेजुको के हाथ अलग करने लगता है, नेजुको उस पे जोरदार लात मारती है और नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से उसे जलाना शुरू कर देती है और उसका हाथ तोड़ देती है, फिर उसी के वेपन से उसे दूर फेंक देती है। फिर उसके बाद नेजुको उस लाइटनिंग वाले डीमन पे अटैक करना शुरू हो जाती है, पर वो लाइटनिंग वाला डीमन अपने वेपन को नेजुको के आर पार कर देता है और उस पे अपने लाइटनिंग वाला हमला कर देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि तांजीरो उस बर्ड वाले डीमन से लड़ रहा होता है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और तांजीरो सोचता है कि मुझे किसी भी हाल में नेजुको और गेन्या के पास पहुंचना ही होगा। तांजीरो सोच रहा होता है कि वो तो इस डीमन को हरा नहीं सकता, पर अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है, पर वो प्रे करता है कि नेजुको और गेन्या तुम लोग मरना मत, मैं जल्द आऊंगा। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि अजेत्सु बोल रहा होता है कि अब तो ये लड़का मर गया होगा, पर वहाँ पे हम देखते हैं कि गेन्या फिर से खड़ा हो जाता है और अजेत्सु उसे देख के थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि तुम अभी तक मरे कैसे नहीं, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था, आखिर तुम क्या हो। तो गेन्या उससे कहता है क्या तुम सच में जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम गेन्या है और तुम इस नाम को याद
याद रखोगे क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो सोच रहा होता है कि गेन्या और नेजुको उस बिल्डिंग में है और मुझे इस डीमन की फ्लाइंग एबिलिटी का फायदा उठाना होगा ताकि मैं उधर जल्दी पहुंच सकूं। फिर तांजीरो भागना शुरू कर देता है और वो डीमन तांजीरो को बोलता है कि आखिर तुम भाग कहाँ रहे हो, और वो जैसे ही तांजीरो को पकड़ने वाला होता है तांजीरो उस चीज को डॉज कर लेता है और अपनी तलवार उस डीमन के मुंह में घुसा देता है। और तांजीरो कहता है कि जैसे मैंने सोचा था ये सही है, ये सच में बहुत ज्यादा हल्का है, इसीलिए इन पंखों की वजह से उड़ पा रहा है। और हम देखते हैं कि तांजीरो उस बिल्डिंग के पास पहुंच ही जाता है। तांजीरो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वो जब वहां जाके नेजुको की हालत देखता है तो उस डीमन पे तांजीरो हमला करने जाता है। तो जैसे ही सकीरो तांजीरो पे हमला करने वाला होता है तांजीरो उस बर्ड डीमन के पंजे से उसे डॉज कर लेता है। सकीरो सोचता है कि इस पंजे के अंदर मेरे ही सेम सेल्स हैं, इसीलिए इसके अंदर से लाइटनिंग नहीं जाएगी। इस लड़के की इंस्टिंक्ट काफी ज्यादा अच्छी है और जब ये यहाँ पे आया था इसने उस बर्ड डीमन का पंजा काट लिया था। फिर तांजीरो सोचता है कि मैं इसे रोक सकता हूँ, मुझे बस इसकी टंग पे हमला करना होगा। और तांजीरो उसकी टंग पे हमला कर देता है और सोचता है कि मैं इन्हें स्लो कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैं इनकी टंग पे हमला करूंगा तो ये बहुत स्लो रीजेनरेट होंगे। तब तांजीरो उस बर्ड डीमन के पंजे से नेजुको के अंदर से उस वेपन को निकालता है जिससे वो लाइटनिंग वाला अटैक बंद हो जाता है। और हम देखते हैं कि सकीरो तांजीरो पे अटैक करने वाला होता है, तभी नेजुको उसके वेपन को पकड़ लेती है और वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट से सकीरो को जलाना शुरू कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि काराकू वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे तो काफी फन चल रहा है, मुझे भी ज्वाइन करने दो। और वो उन दोनों पे हमला कर देता है और फिर तांजीरो कहता है कि इस प्रेशर की वजह से मेरी बॉडी टूट रही है। तब नेजुको और तांजीरो बेहोश हो जाते हैं। फिर काराकू कहता है कि अब आखिरी अटैक करने का वक्त आ गया है। और फिर हम देखते हैं कि स्वर्डस्मिथ विलेज में वहाँ पे सबको डीमंस के बारे में बता रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं और वो पूरे विलेज को तबाह करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे विलेजर्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं और फिर सभी भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक क्रो कह रही होती है कि जल्दी करो, विलेज खतरे में है। और फिर हम देखते हैं कि मित्सूरी विलेज की तरफ भाग रही होती है और वो कहती है कि मुझे जल्दी जाना होगा, विलेज खतरे में है। ये तो अच्छी बात थी कि ये वाली विलेज मेरे मिशन के करीब थी। और वो क्रो कहती है कि जल्दी करो, विलेज बिल्कुल खत्म होने वाली है। हम मिस हाशिरा को देखते हैं जो कि दौड़ रहा होता है और वो कोतेत्सु से पूछता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और कोतेत्सु बोलता है हाँ। और इनको कुछ ही देर में एक फिश मॉन्स्टर दिखता है जो कि एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि पेड़ पे कानामोरी बैठा होता है। मिस हाशिरा उसी वक्त उसके मटके को तोड़ता है और उसे मार देता है। कानामोरी और कोतेत्सु एक दूसरे को जिंदा देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कोतेत्सु मिस हाशिरा को बताता है कि ये कानामोरी है तो मिस हाशिरा उससे पूछता है कि क्या उसकी तलवार रेडी है। जब कानामोरी मिस हाशिरा के हाथों की तरफ देखता है कि उसके पास जो तलवार है वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज है तो वो उसे बताता है कि उसके पास एक तलवार रेडी है जो कि वो उसे दे सकता है। और ये स्वॉर्ड वही होती है जो मिस हाशिरा तांजीरो के ऊपर फेंक देता है जो कि काफी ज्यादा डैमेज होती है, पर तांजीरो उसे रिपेयर होने के लिए वापस दे देता है। और वो उन्हें ये भी कहता है कि इन्हें मिस हाशिरा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब सुनकर मिस हाशिरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तब कोतेत्सु बोलता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए, होतारो भी अभी खतरे में है। वो तीनों भागना शुरू कर देते हैं कानामोरी के वर्कशेड की तरफ और वो बोलता है कि उसका वर्कशेड अभी सिर्फ सामने ही है जिसमें मिस हाशिरा की तलवार पड़ी हुई है और उसे वो तलवार लेकर जल्दी से विलेज चीफ को बचाने जाना चाहिए। जिसपे मिस हाशिरा बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो कानामोरी को पकड़ के उसे उधर ही रोक लेता है क्योंकि उसे आसपास एक डीमन के होने का एहसास हो रहा होता है। और सामने से एक मटका हिलता हुआ बाहर आता है और उसके अंदर से आवाज आती है कि आखिरकार तुमने मेरी प्रेजेंस को फील कर लिया। फिर उसके अंदर से ग्योको बाहर निकलता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जरूर तुम हाशिरा हो और क्या ये वर्कशेड तुम्हारे लिए खास है। इधर फिश डीमंस विलेज को तबाह कर रहे थे और सारे स्वॉर्ड्समिथ हाशिरा की तलवारों को और विलेज चीफ को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर इन डीमन के जो पंजे थे वो एक तलवार की तरह तेज थे जिस वजह से सब लोग घायल हो रहे थे। वहाँ के लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और ऑलमोस्ट मरने वाले थे। तभी वहाँ पे लव हाशिरा मित्सूरी आ जाती है और वो अपनी तलवार से उस मटके को काट कर फिश डीमन को मार देती है। मित्सूरी देर से आने के लिए माफी मांगती है और फिर वो बाकी के सारे फिश डीमंस को भी काटना शुरू कर देती है। बाकी सबको मित्सूरी इतनी ज्यादा प्यारी लग रही होती है कि वो भूल जाते हैं कि वो हाशिरा है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो सब मित्सूरी को विलेज चीफ को बचाने को कहते हैं तो मित्सूरी उस तरफ भागना शुरू कर देती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि विलेज चीफ के घर पे एक बड़ा सा फिश डीमन अटैक कर रहा होता है। उस डीमन ने चीफ को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और एक आदमी जब चीफ को बचाने आगे बढ़ता है वो फिश डीमन उससे दूर फेंक देता है। वो आदमी ये चीज नोट
नोट करता है कि ये वाला फिश डीमन बाकियों से बहुत ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे जितने भी डीमन स्लेयर्स थे चीफ की प्रोटेक्शन के लिए वो सारे मर चुके थे। और वो आदमी सोच ही रहा होता है कि उसे चीफ को बचाना भी होगा किसी हाल में, तभी वहाँ पे मित्सूरी आ जाती है और वो आदमी उसकी तलवार देखता है और ये बात नोटिस करता है कि उसकी तलवार बाकियों की तरह स्ट्रेट नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा लचकीली है और इसको खुद चीफ ने बनाया था। वो डीमन गुस्से से दहाड़ना शुरू हो जाता है, तभी मित्सूरी उस पे अटैक करती है लव ब्रीथिंग के फर्स्ट फॉर्म के साथ और वो एक ही बार में इस डीमन के चारों मटके काट देती है, जिसकी वजह से डीमन मर जाता है और उसकी बॉडी राख बन जाती है और उसके हाथों से चीफ की पकड़ भी छूट जाती है। और जैसे ही चीफ नीचे गिरने लगते हैं मित्सूरी उन्हें पकड़ लेती है और वो उनसे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो चीफ उससे बोलते हैं कि वो इतनी सुंदर लड़की की बाहों में है तो उन्हें क्या ही हो सकता है। पीछे एक आदमी बोलता है कि वो भी सर के बल गिरा था तो क्या मित्सूरी उसका भी हाथ पकड़ सकती है, जिसपे चीफ बोलते हैं कि चुपचाप वहाँ पे पड़े रहो। फिर तांजीरो को बहुत अजीब स्मेल आना शुरू हो जाती है और वो उठकर देखता है कि नेजुको उसे उठाकर भाग रही थी। वो लाइटनिंग डीमन दोबारा से उनपे लाइटनिंग वाला अटैक करता है और नेजुको उससे बचने की कोशिश करती है पर उसे वो बिजली लग जाती है। तांजीरो फिर देखता है कि वो बर्ड डीमन उन्हें मारने आ रहा है। फिर तांजीरो नेजुको को उठा के भागने लगता है। फिर लाइटनिंग डीमन काराकू से कहता है कि उन्हें खत्म कर दो। फिर काराकू उन पे एक विंड का अटैक करता है जिससे तांजीरो बच जाता है। फिर वो और स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे पूरी बिल्डिंग ही टूट जाती है और इस अटैक का असर तांजीरो पे भी होता है, पर नेजुको उसकी तलवार पकड़ लेती है। अब इनके सामने सिर्फ एक मलबा बचा था और इस मलबे में वो डीमंस तांजीरो और नेजुको को ढूंढने लगते हैं। इधर नेजुको एक बहुत बड़े मलबे के नीचे फंस जाती है और तांजीरो उसे बोलता है कि वो उसकी तलवार छोड़ दे ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, पर नेजुको उसकी तलवार और कस के पकड़ लेती है, जिसकी वजह से नेजुको के हाथों से खून आना शुरू हो जाता है और तांजीरो देखता है कि वो डीमंस उन्हें ढूंढते हुए इधर ही आ रहे थे, पर फिर भी नेजुको ने उसकी तलवार पकड़ी हुई थी। फिर इधर गियोको अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, वो उन्हें बताता है कि वो उन्हें मारने से पहले कुछ दिखाना चाहता है। तो गियोको ताली बजाता है और उसके सामने एक और मटका आ जाता है जिसके अंदर से स्वॉर्डस्मिथ्स के मरोड़े हुए शरीर निकलते हैं और उन सब के अंदर एक एक तलवार भी घुसी हुई थी। इस नजारे को देखकर कोतेत्सु और कानामोरी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो इनमें से कुछ को पहचान भी लेते हैं, जिनमें से एक कोतेत्सु के अंकल होते हैं। फिर गियोको बड़े गर्व से ये बात बताता है कि मैंने इन सब के अंदर एक एक तलवार घुसाई है और इनके आधे मास्क भी तोड़ दिए हैं और जब इन तलवारों को घुमाया जाता है तो ये दर्द से चिल्लाते हैं। ये सब देखकर कोतेत्सु रोने लगता है और मिस हाशिरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गियोको के पास जाकर उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, पर गियोको वहाँ से गायब हो जाता है और वो एक दूसरे मटके में से निकलता है। तो मिस हाशिरा ये बात समझ लेता है कि गियोको एक मटके से दूसरे मटके में टेलीपोर्ट हो सकता है। गियोको गुस्से में बोलता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, पर मिस हाशिरा दोबारा से अटैक करता है और वो उसका सिर्फ मटका काट पाता है, पर गियोको फिर से गायब होकर एक तीसरे मटके में से बाहर आ जाता है। मिस हाशिरा ये बात समझ जाता है कि गियोको अलग अलग मटके बना सकता है, पर ये हान तेंगो की तरह अपनी गर्दन नहीं कटवा रहा, यानी ये डीमन गर्दन कटने से मर सकता है। पर गियोको को अब मिस हाशिरा पे बहुत गुस्सा आ जाता है। उसका मटका काटने की वजह से फिर गियोको अपने हाथों में एक और मटका बनाता है और उसके अंदर से 2 गोल्ड फिश बाहर निकलती हैं। वो फिश मिस हाशिरा पे बहुत सारी नीडल्स फेंकना शुरू कर देती हैं और कोतेत्सु ने देखकर चिल्लाता है। फिर फिश अपना डायरेक्शन बदलती हैं और वो कोतेत्सु और कानामोरी पे भी अटैक करने वाली होती हैं, पर मिस हाशिरा उनके सामने आ जाता है और उनकी जान बचा लेता है, पर उसके खुद के अंदर काफी ज्यादा नीडल्स घुस जाती हैं। वो उनसे कहता है कि वो कहीं जाकर छुप जाएं। फिर वो फिश दोबारा से अटैक करती हैं, पर मिस हाशिरा उनसे बच जाता है। गियोको उसको इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि अब इन नीडल्स का असर कुछ ही देर में होना शुरू हो जाएगा और इसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। फिर गियोको उसकी इंसल्ट करता है और उससे कहता है कि तुमने इन दोनों की बेकार जिंदगी बचाकर अपनी कीमती जिंदगी बर्बाद कर दी। मिस हाशिरा को ये बात सुनकर कुछ याद आता है कि उसने ये पहले भी कहीं सुना है कि उसकी जिंदगी बेकार है। फिर गियोको बोलता है कि वो इस हाशिरा के साथ भी स्वॉर्डस्मिथ्स वाला हाल करेगा, जिसको सुनकर मिस हाशिरा दोबारा से उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, पर गियोको की गर्दन काफी ज्यादा मजबूत होती है। फिर गियोको अपने दूसरे हाथ में एक और मटका बनाता है जिसमें वो ब्लड डीमन आर्ट वाटर पॉइजन का इस्तेमाल करता है और वो मिस हाशिरा को पानी के अंदर फंसा देता है। फिर वो बोलता है कि अब इस हाशिरा की मौत पानी में दम घुटने की वजह से हो ही जाएगी। मिस हाशिरा उस पानी को काटने की कोशिश करता है पर वो काट नहीं पाता। फिर गियोको बोलता है कि उसने एक डीमन स्लेयर की सबसे मेन चीज ही पानी के अंदर बंद कर दी, जो कि है उसकी ब्रीथिंग, और मैं तुम्हारे मरने के बाद इस पूरी विलेज
विलेज को खत्म कर दूंगा, जिसके बाद डीमन स्लेयर्स के पास तलवारें ही नहीं होंगी लड़ने के लिए, जिसके बाद वो घुटनों पे आ जाएंगे। फिर हम मास्टर कागाया की गर्दन भी आराम से काट देंगे। इधर तांजीरो की तलवार नेजुको के ब्लड से पूरी भर जाती है। तांजीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि नेजुको आखिर कर क्या रही है। फिर नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से एक्सप्लोडिंग फायर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से तांजीरो की पूरी तलवार आग की लपटों से भर जाती है। तांजीरो देखता है कि हीट की वजह से उसकी ब्लैक स्वॉर्ड का कलर अब लाल हो गया था। फिर तांजीरो को एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही होती है कि उस समुराई की तलवार लड़ाई के बीच लाल कलर की हो जाती है। कितनी अजीब बात है, वैसे तो वो ब्लैक कलर में रहती है। तो तांजीरो सोचता है कि ये लेडी कौन है। फिर उसे याद आता है कि वो अपने एंसेस्टर्स की मेमोरी देख रहा है और वो जिस समुराई की बात कर रही है वो योरेची है। तांजीरो सोचता है कि चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, है तो वो इंसान ही, और अब तक उसे काफी लोगों ने जिंदा रखा हुआ है और तांजीरो को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। उन सबकी सिर्फ एक ही इच्छा है, इंसानों की सेफ्टी और डीमंस का खात्मा। तांजीरो अपनी तलवार को लेकर उन डीमंस के पास चला जाता है और काराकू उसके नए वेपन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बर्ड डीमन बोलता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, पर वो लाइटनिंग डीमन तांजीरो की लाल स्वॉर्ड को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। अब जबकि सारे डीमंस के अंदर मुजान का ब्लड है तो उसके अंदर मुजान की मेमोरीज भी आना शुरू हो जाती हैं। उसे याद आता है कि ये बिल्कुल वैसी समुराई जैसी तलवार है जिसने डीमंस के राजा मुजान को ऑलमोस्ट मार ही डाला था। तांजीरो के हेड का मार्क भी बदल जाता है और फिर जब वो अपनी तलवार उठाता है अटैक करने के लिए तो उसके पीछे योरेची की छवि भी दिखाई देती है, जिसको देखकर लाइटनिंग और बर्ड डीमन काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर तांजीरो हिनोगामी कागुरा का इस्तेमाल करके उस बर्ड डीमन की गर्दन काट देता है और फिर जल्दी से आगे बढ़ के उन बाकी दोनों डीमंस की भी गर्दन काट देता है और उन सभी डीमन के शरीर टूटकर बिखर जाते हैं। फिर तांजीरो को याद आता है जब उसने ग्योतारो को भी मारा था तब भी उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तांजीरो को लग रहा था कि अगर वो इन सभी डीमन के एक साथ सर काट दे तो फिर इसकी मौत हो जाएगी। फिर वो उस चौथे डीमन को ढूंढना शुरू कर देता है और फिर उसे गेन्या दिखता है जिसने उस डीमन का वेपन उसी के अंदर घुसा दिया था और ऑलरेडी उसकी गर्दन काट दी थी। और फिर तांजीरो जब गेन्या को आवाज लगाता है और गेन्या जब पीछे मुड़ता है तो हम देख सकते हैं कि गेन्या बिल्कुल एक डिफरेंट लुक में होता है और उसके दांत भी काफी ज्यादा लंबे हो चुके थे। तांजीरो उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने से पहले 2 दफा सोचता है और काराकू चीखना शुरू हो जाता है और बोलता है ये कैसा अटैक था, इसकी वजह से तो हम हील भी नहीं हो पा रहे। तो तांजीरो सोचता है कि लगता है इसका अटैक काम कर गया और वहाँ पे सेकिडो बोलता है कि रोना बंद करो, बच्चों की तरह हम हील हो रहे हैं पर आहिस्ता आहिस्ता। तो तांजीरो सोचता है कि इन सब का सर तो एक टाइम पे काट दिया गया था पर फिर भी ये सब डीमन जिंदा हैं और वो सोचता है कि जैसे इन्होंने ग्योतारो और उसकी बहन को मारा था एक टाइम पे उन दोनों का सर काट के, ये डीमंस वैसे नहीं मरने वाले। फिर वो नेजुको के पास जाता है उसे छुड़ाने के लिए, वो उस मलबे को वहाँ से हटाता है और नेजुको बाहर निकलते ही उसे हक कर लेती है और चैन की सांस लेती है। फिर तांजीरो सोचता है कि इन चारों की तो सेंट उसे आ ही रही थी पर उसे एक और सेंट भी आ रही थी, इसका मतलब है कि इस बैटलफील्ड में एक और डीमन भी है जो कि 5वां है। फिर तभी वहाँ पे गेन्या आ जाता है और तांजीरो का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि सारे अपर रैंक्स को मैं मारूंगा तो तुम बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। और वो कहता है कि अपर 6 को भी मारने के लिए तुम्हें हेल्प चाहिए थी, इसलिए तुम अभी तक हाशिरा नहीं बने। तो तांजीरो से बोलता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और गेन्या उसका गला और जोर से दबाने लगता है। अब तांजीरो को इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है पर वो फिर भी मुस्कुराता है और उससे कहता है कि हाँ तुम हाशिरा बनोगे और मैं और नेजुको तुम्हारी इस जर्नी में साथ देंगे, पर अभी हमें एक और डीमन पे फोकस करना है। एक 5वां डीमन भी जिंदा है और हमें जाके उसे मारना होगा। पहले तो गेन्या तांजीरो की बात पे यकीन नहीं कर रहा होता, फिर वो उसकी आंखों में देखता है और उससे उस पे यकीन हो जाता है तो वो मान जाता है कि हाँ ये सच बोल रहा है। और फिर इन पे बिजली गिरने वाली होती है और तांजीरो गेन्या को दूर फेंक देता है। वहाँ पे 3 डीमंस पूरी तरह हील हो चुके होते हैं। तो तांजीरो गेन्या को कहता है कि तुम नेजुको के साथ जाओ, बस इसको हर्ट मत करना और जाके इन डीमंस का ध्यान कहीं और लगाओ, तब तक मैं तुम्हें पता करके बताता हूँ कि 5वां डीमन कहाँ पे है और जैसे मुझे उसके बारे में पता लगेगा मैं तुम्हें बता दूंगा गेन्या। तो गेन्या जाके उस बर्ड डीमन पे अटैक करना शुरू कर देता है और नेजुको काराकू से लड़ाई करना शुरू कर देती है। काराकू एक विंड अटैक करता है जिससे तांजीरो मुश्किल से बचता है, पर उस विंड अटैक से ये होता है कि वहाँ के हॉट स्प्रिंग्स की स्मेल वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से तांजीरो की नाक बिल्कुल सही से काम करना शुरू हो जाती है और उसे 5th डीमन की स्मेल भी आ जाती है जो कि हान टेंगू होता है। वो वहीं जंगलों पे छुप के बैठा होता है और वो बहुत डरा होता है। हान टेंगू बोलता है कि उसके बाकी के इमोशन सब कुछ संभाल लेंगे, उसे बस यहाँ छुप के बैठना होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो तो बहुत ज्यादा ही डरा होता
जाता है। तो तांजीरो गेन्या को कहता है कि उससे 5 डीमन की सेंट आ गई है जो कि जंगलों में है, तो तुम उसके पास जाओ। वहाँ पे सेकिडो बर्ड डीमन को कहता है कि इसे ऐसा करने से रोको, पर तांजीरो उसे लड़ने के लिए आ जाता है। सेकिडो उन पे लाइटनिंग वाला हमला करता है उन दोनों को रोकने के लिए, पर गेन्या फिर भी जंगलों की तरफ भागना शुरू कर देता है। तांजीरो नेजुको को कहता है कि तुम जाके सेकिडो को रोको और गेन्या की हेल्प करो, उस डीमन को बिजली गिराने से रोको। तो वो बर्ड डीमन जब उड़ता है तो कारा को एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड अटैक करता है, पर तांजीरो उससे बचने के लिए एक पेड़ को पकड़ लेता है और अपनी तलवार जमीन के अंदर गाड़ देता है ताकि वो उड़ ना जाए। और फिर वो लाइटनिंग डीमन लाइटनिंग वाला अटैक करने लगता है, पर नेजुको जाके उस पे अटैक करने वाली होती है, तभी एक और डीमन आके अपना वेपन नेजु के अंदर घुसा देता है। फिर अगले सीन पे हमें ग्योको का सीन दिखाया जाता है जिसने मिस हाशिरा को वहाँ पे बबल के अंदर कैद किया होता है। मिस हाशिरा काफी ज्यादा पेन में होता है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। इवन वो अपनी स्वॉर्ड से उस बबल को काटने की भी कोशिश कर रहा होता है, उससे वो भी नहीं हो पाता। और ग्योको उसको इस हालत में देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और उससे बोलता है कि तुम्हें ऐसे देखकर तो मेरी क्रिएटिविटी और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चले गई है। फिर नेक्स्ट सीन पे हमें नेजुको को दिखाया जाता है जिसको उस डीमन ने पेड़ के साथ लगा के रखा होता है अपना वेपन घुसा के, और ये उस लाइटनिंग वाले डीमन को बोलता है कि इस पे बिजली गिराओ फिर मजा आएगा। और हम वहाँ पे देखते हैं कि जब वो बिजली गिराने वाला होता है तो तांजीरो अपने रेड ब्लेड से उसका बाजू ही काट देता है। ये सब कुछ देखकर सेकिडो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि तांजीरो तो अब बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। मुजान ने उसे तांजीरो के बारे में बताया तो था, पर अब तांजीरो और ज्यादा पावरफुल हो गया है। और यहाँ पे तांजीरो उस बर्ड डीमन का मुंह और उसका राइट विंग आसानी से काट देता है, और फिर नेजुको भी उस डीमन का सर पकड़ती है और उसके पास आना शुरू कर देती है। और फिर वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करती है जिसकी वजह से वो डीमन जलना शुरू हो जाता है। उसके बाद तांजीरो काराकू पे अटैक करने के लिए जाता है, पर काराकू अपना विंड अटैक करता है जिसकी वजह से तांजीरो नीचे गिर जाता है। और फिर जब उसका ध्यान गेन्या पे जाता है तो उसका बाजू कट जाता है, और ये अटैक तांजीरो का ही होता है जो कि उसे अब आके लगता है। फिर गेन्या जंगलों में उस डीमन को ढूंढ रहा होता है, पर उसे वो डीमन मिल ही नहीं रहा होता। और फिर वहाँ पे काराकू आके तांजीरो के पेट में टांगे मारना शुरू कर देता है, पर तांजीरो समहाउ फिर से खड़ा होता है और वो उसे हराते हुए साथ साथ गेन्या को गाइड कर रहा होता है। फिर तांजीरो जब उसे सही डायरेक्शन में उसे घूमने को कहता है तो वो वहाँ पे देखता है कि हान टेंगू छुपा होता है झाड़ियों में और वो बहुत छोटा हो चुका होता है। गेन्या इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये छोटा सा डीमन उन इतने खतरनाक डीमंस को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद गेन्या आगे बढ़ता है, अपनी तलवार से उसका गला काटने की कोशिश करता है, पर गेन्या की तलवार 2 हिस्सों में ही कट जाती है। उसके बाद गेन्या अपनी गन से हमला करता है, पर हान टेंगू पे कुछ भी असर नहीं हो रहा होता उसका। गेन्या ये सब सोच ही रहा होता है कि आखिर इसकी गर्दन क्यों नहीं कट रही जबकि ये इतनी छोटी है। एंड देन उसे एक ही सेकंड में रियलाइज होता है कि एक डीमन उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसके वेपन से हमला करने वाला है। और गेन्या ये भी सोच रहा होता है कि वो इस अटैक को बिल्कुल डॉज नहीं कर पाएगा, और अगर उसकी गर्दन कट गई वो उसे दोबारा से रीजेनरेट भी नहीं कर पाएगा। तभी हमें गेन्या की पास्ट लाइफ के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि गेन्या एक हाशिरा इसीलिए बनना चाहता था क्योंकि वो अपने भाई को दिखाना चाहता था कि वो ये कर सकता है और ताकि उसका भाई उसकी रिस्पेक्ट करे। फिर हमें गेन्या की मोम भी दिखाई जाती है जो कि हाइट में काफी ज्यादा छोटी होती है, पर वो फिर भी पूरा दिन काम में लगी रहती है। और हमें गेन्या के डैड भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े होते हैं, और हमें ये भी दिखाया जाता है कि गेन्या के डैड अपने सारे बच्चों को मारा पीटा करते थे, पर उनकी मोम उन्हें बचाया करती थी। गेन्या के डैड को काफी लोग पसंद नहीं किया करते थे, इसीलिए किसी ने उनके चाकू मार के उनका मर्डर कर दिया था। और फिर एक रात गेन्या और उसके भाई बहन जब सो रहे होते हैं तो गेन्या को दिखाया जाता है कि वो जाग रहा होता है क्योंकि उसकी मोम अभी तक घर नहीं आई होती और काफी रात हो चुकी थी। तो गेन्या का बड़ा भाई उठता है और वो भी क्योंकि वो भी सो नहीं पा रहा होता, और वो कहता है कि वो मोम को ढूंढने जा रहा है। तो गेन्या भी उसके साथ जाने के लिए बोलता है, पर वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पे रुको और बाकी बहन भाइयों का ख्याल रखो। और जब उसे पता होता है कि गेन्या उसके साथ जाने की जिद करेगा, वो उसे कहता है कि तुम्हें याद है हमारा प्रॉमिस, एंड देन वो ये बोल के वहां से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गेन्या के बाकी बहन भाई भी उठे होते हैं, वो भी सो नहीं पा रहे होते। उन सबको चिंता हो रही होती है क्योंकि उनकी मोम कभी भी इतनी लेट तक बाहर नहीं रही होती। उसके बाद गेन्या अपने बहन भाइयों को कहता है कि तुम सब सो जाओ और जब तुम लोग उठोगे तब तक भाई और मोम वापस आ गए होंगे। तभी वहाँ पे उनके डोर पे नॉक होता है और उसके सारे बहन भाई वहाँ भाग के जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मोम आ गई है, पर गेन्या को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। तो वो अपने बहन भाइयों को कहता है कि नहीं, वहाँ से हट जाओ, पर उतनी ही देर में वो चीज अंदर आ जाती है दरवाजा तोड़ के और उसके सारे बहन भाइयों को जान से मार देती है। और साथ ही साथ गेन्या के भी फेस पे खरोच आ जाती है और वहाँ
वहाँ पे उनका सीलिंग लैम्प भी टूट जाता है जिसकी वजह से अंधेरा हो जाता है। वो चीज जब गन्या के पास आ रही होती है तो गन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर वो चीज है क्या। और तभी वहाँ पे गन्या का बड़ा भाई आ जाता है और वो उस चीज को लेकर घर के बाहर कूद जाता है। गन्या वहाँ पे काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है अपने बहन भाइयों को मरा हुआ देखकर। और वहाँ पे तब तक सुबह भी हो गई होती है और वो सोच रहा होता है कि वो डॉक्टर को बुलाएगा और अभी भी अपने बहन भाइयों को बचा सकता है। पर वो जब बाहर चल के जाता है तो देखता है उसका भाई पूरा खून के साथ भरा होता है और वो देखता है कि उसने अपनी मॉम को भी मार दिया है। वो तभी वहां जाके भागता है, अपनी मॉम को हक करता है और रोना शुरू कर देता है और अपने भाई पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे काफी ज्यादा चीजें सुनाता है कि उसने हमारी मॉम को मार दिया। पर तभी उसकी मॉम भी वहां पे डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। फिर हमें करंट सीन दिखाया जाता है और गन्या सोच रहा होता है कि उसने अपने भाई को बहुत बुरा भला कहा, इसीलिए वो अपने भाई से माफी मांग रहा होता है अपने दिल में। गन्या उस दिन को याद करके काफी ज्यादा डिप्रेस हो रहा होता है और वो याद करता है कि जिसे वो भेड़िया समझ रहा था असल में वो उसकी मॉम थी और उसके भाई को अपनी ही मॉम को मारना पड़ा क्योंकि वो एक डीमन में बदल गई थी। पर फिर भी गन्या ने उसे बहुत ज्यादा सुनाया जिसकी वजह से गन्या काफी ज्यादा सॉरी होता है क्योंकि उसे ये सब करने के लिए गन्या से काफी ज्यादा बातें सुननी पड़ी थी। पर उन दोनों ने एक दूसरे से ये बात प्रॉमिस की थी कि वो दोनों मिलकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। गन्या सोच रहा होता है कि अब वो बस मरने वाला है और उसे कभी अपने भाई से माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। और वो ये भी सोच रहा होता है कि वो कभी एक हाशिरा नहीं बन पाएगा क्योंकि वो कभी कोई ब्रीथिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता और ना उसे आती है। वो तब अपने भाई की बातें भी याद करता है कि तुम कभी एक डीमन स्लेयर नहीं बन सकते। ये सब बातें याद करके गन्या रोने लगता है। तभी वहाँ पे तांजीरो आ जाता है और वो उस डीमन का हाथ काट देता है जो कि उस पे हमला करने वाला होता है गन्या पे। फिर वो गन्या को बोलता है कि अभी भी हार मत मानो और जाओ हान तेंगू का गला काटने की कोशिश करो। वो कहता है कि मैं तुम्हें कवर दूंगा और प्रोटेक्ट करूंगा, तुम एक हाशिरा बनना चाहते हो है ना, तो तुम जाके ये कर सकते हो। और फिर तभी वहाँ पे आइज़ेत्सु आ जाता है और वो डीमन एक ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से तांजीरो नहीं बच पाता और तांजीरो सोचता है ओ शिट मैं इससे नहीं बच पाया, अब मैं क्या करूं। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है कि उस अटैक को गन्या अपने ऊपर ले लेता है और उसकी बॉडी पे काफी ज्यादा छेद हो जाते हैं। और गन्या तांजीरो को कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि जाओ और उस डीमन की बैंड बजा दो। तभी वहाँ पे तांजीरो भागना शुरू कर देता है हान तेंगू के पीछे और उससे वो मिल जाता है। उसके बाद तांजीरो अपनी सन ब्रीथिंग टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।